जितने भी हमारे भावी शिक्षक, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, आपका जो है पहला पेपर का एग्ज़ाम हो गया होगा। पेपर जो है थोड़ा लेंदी भी था और अजीब भी था। तो इसलिए आपको जो है पेपर दे के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है आपका जो पेपर 2 बचा है, उसको पहले आप जो है कम से कम पासिंग मार्क के हिसाब से पढ़ लीजिए और इस वीडियो को केवल देख लीजिएगा। तो आपका जो है 75 में 50 प्लस जो है दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, ठीक है? बशर्ते मैं जैसे बोलूँगा उसको फॉलो करते चले जाइएगा। मैं प्रैक्टिस सेंटर में भी बार-बार जो क्वेश्चन को हाइलाइट कर रहा था उससे क्वेश्चन जो आया है। हालाँकि मैं इस चीज़ का कभी दावा नहीं किया था कि केवल 1857 का विद्रोह करो, और ना मैं उसको उतना ज़्यादा टारगेट किया था। मैं बोला था कि पढ़ना है। अब देख लीजिए, उससे भी पूछा तो किस-किस पॉइंट से पूछा। बीपीएससी का यही आदत है कि बीपीएससी कोई भी क्वेश्चन को आपको आसान भाषा में नहीं देगी, थोड़ा आपको डिटेल में जो है आपसे जानना चाहेगी। तो चलिए दोस्तों, जो बीत गया वो वक़्त बुरा था, मानो वो वक़्त प्यारा था, ठीक है? तो जो बीत जाता है उसको भूल ही जाने में अच्छा गया, बुरा गया, वो लौट के तो आएगा नहीं। तो आपको अभी जो है नंबर जोड़ के फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। देखिए, गुज़रा हुआ वक़्त जो है कभी लौट के नहीं आता। अच्छा गया, बुरा गया, उसको आप भूल के आगे बढ़िए। मैं यही कहना चाहूँगा ज़िंदगी में। उससे सीखना है कि क्या करना है। अब जो है, जो बड़े-बड़े कोचिंग जो दावा कर रहे थे कि ये कर रहे हैं, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अब देखिए क्या हुआ। इसलिए आप समझिए, बाधाओं में और क्या कहते हैं हकीकत में बहुत अंतर होता है। तो चलिए साथी, जो कल तो आपका एग्ज़ाम है, तो मैं बहुत जो है जल्दी से एक वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ हिंदी व्याकरण का, और ये केवल इतना पढ़ लीजिए, इतना भी पढ़ लीजिएगा तो ये तो मतलब ये तो कन्फर्म है कि आपका 40 प्लस जो है, केवल एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो हिंदी व्याकरण में आ जाएगा। और इंग्लिश में आप थोड़ा क्या कीजिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा, एंटो साइनो कर लीजिएगा, थोड़ा कॉमन ईयर वगैरह पढ़ लीजिएगा। आपका जो है 50 प्लस आ जाएगा, एकदम सेफ जोन में रहिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलता हूँ कि जो होता है सबसे जो छोटी इकाई होती है दोस्तों, ठीक है? कहते हैं वर्ण विचार को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। आइए वर्ण विचार को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अगर जितने भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ही बताइए, क्योंकि देखिए ज्ञान ऐसा चीज़ है जो देने से बढ़ता है कि घटता नहीं है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं जो है ये जो आपका एक मैराथन वीडियो डाला हूँ, हिंदी व्याकरण से ही डाला, तो उसमें मैं केवल क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है? वर्ण विचार से लेके आपको मुहावरा तक करवाया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब जो आज का थ्योरी है उससे पहले मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, तो 2 वीडियो हो जाएगा आपका। एक थ्योरी हो जाएगा जिससे कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका, दूसरा थ्योरी यदि क्वेश्चन वाला देख लीजिए, आपका जो है हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। केवल इस एग्जाम के लिए नहीं, दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिए बैठिए तो उसमें थोड़ा आप कंफर्टेबल महसूस जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथी, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार से। सबसे पहले वर्ण को पढ़ते हैं। वर्ण क्या है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। इससे कोई छोटी इकाई नहीं होती है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसे ही ध्वनि भी कहा जाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे क्या है? छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, मतलब वर्ण कहलाता है। मतलब इससे ज़्यादा जो है छोटा और कुछ नहीं कर सकते, मतलब, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मतलब भाषा में जो सबसे छोटा जो रूप है उसको दोस्तों इकाई है, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस सब में ज़्यादा लफड़ा में पढ़ना नहीं है, मैं आपको बताऊँगा कि पढ़ना क्या है। तो सबसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा पहला कि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण होगी, ठीक है? इसी में आपसे पूछा जाए कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, सार्थक इकाई, तो वो क्या हो जाएगा? आपका शब्द हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसमें लड़के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। देखिए, वर्ण का कोई अपना अर्थ नहीं होता। एक क का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन क, म, ल मिल जाता है तो क्या होता है? शब्द बन जाता है। तो यही कहता है कि जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जिसका मतलब सार्थक अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना, उसको वर्ण कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकल सकता है, लेकिन जो सबसे छोटी इकाई भाषा की जिसका अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। तो इन 2 बातों को ध्यान से पढ़िएगा, केवल इसी पॉइंट पे कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? वर्ण और शब्द में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। अब आते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो आपको मोटा-मोटी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। 44 वर्ण है, हालाँकि मैं समझा दूँगा, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्या-क्या है, नहीं है। आपको ये नहीं रटना कि 44 है कैसे है। देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो है स्वर वर्ण होता है, क्या होता है? स्वर्ण होता है, व्यंजन होता है और अयोगवा होता है। क्या होता है? स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर में कितना होता है? तो 11 होता है। कौन-कौन? अ, आ, हरसी, दीर्घी, हरसु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ, मतलब कितने हुए? 11। 11 हो गए। स्वर कितने हो गए? 11। अब आइए आगे मैं बता रहा हूँ व्यंजन के बारे में।
स्वर के बारे में आपको क्या बताऊँ थोड़ा डिटेल में। देखिए स्वर जो होता है मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है, उसको बोलने में किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ता, मतलब वो लंगड़ा के नहीं बोलता है, ठीक है। व्यंजन जो है एक तरह समझिए कि लंगड़ा जो है वर्ण है, मतलब उसको बिना मतलब आप तो सॉरी दोस्तों दिव्यांग बोलना चाहिए, जो गलत वर्ड है ये, अब नियम भी बन गया है, तो मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा व्यंजन जो है उसका जो है किसी न किसी का जो है सहायता लेकर बोला जाता है। स्वर को बोलने के लिए किसी का सहायता नहीं लेना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्वर कितने होते हैं? 11 मैं बता चुका हूँ। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, 11 हो गया। अब व्यंजन आपको समझ में आ गया कि व्यंजन के लिए व्यंजन को बोलने के लिए क्या किसका हेल्प लेना पड़ता है? तो स्वर का हेल्प लेना लेना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं व्यंजन जो है 33 प्रकार के होते हैं, मोटा मोटी 33 प्रकार के होते हैं, आपको इसको समझना है। आइए उसको डिटेल में समझाते हैं आपको। देखिए स्वर जो मैं आपको 11 प्रकार का बताया हूँ, उसमें जो स्वर जो 11 है, ठीक है, टोटल उसमें उसको 3 भाग में बाँट दिया गया है। ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में, हालाँकि देखिए 11 को 2 ही भाग में बाँटा गया। एक जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है, उसको याद रखिएगा, प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर में क्या आ जाएगा आपका? अ आ जाएगा, हर्ष ई आ जाएगा, हर्ष ऊ आ जाएगा और री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 जो है आपके स्वर जो है ह्रस्व स्वर होते हैं, अ, हर्ष ई, हर्ष ऊ और री, ठीक है, ध्यान रखिए। कौन? 4 आपके ह्रस्व स्वर है, अ, हर्ष ई, हर्ष ऊ और हर्ष री, ठीक है। मतलब री में केवल री ही होता है, हर्ष री नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आके तो दीर्घ स्वर में देखिए 4 मतलब 11 में से 4 हो गया ह्रस्व, तो बाकी कितना हो गया? 7 हो गया दीर्घ। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो 7। समझ में आया ना? हाँ, ह्रस्व स्वर कौन-कौन होते हैं? तो अ, हर्ष ई, हर्ष ऊ, री होते हैं। दीर्घ स्वर कौन-कौन होते हैं? तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। मतलब ये 7 जो है क्या दीर्घ स्वर है। एक जो एक्स्ट्रा है दोस्तों वो है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का क्या होता है? तो प्लुत स्वर होता है ओम। क्या हो गया? ओम, मतलब बहुत लंबा समय लग रहा है। ध्यान रखिएगा, मोटा-मोटी सब चीज़ मैं ज़्यादा उलझना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। दूसरा बात है मल्टीपल चॉइस होगा, तो यहाँ पे लिखना तो है नहीं कि ह्रस्व स्वर का डेफिनेशन। कॉमन सेंस है, ह्रस्व स्वर को बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, एक मात्रा का। दीर्घ स्वर को बोलने में थोड़ा और मात्रा का समय लगता है, जैसे अ बोलिए, आ बोलिए, तो आ बोलने में आपका मुँह जो है थोड़ा लंबा फँसता है, तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ओम बोलिए, तो ओम बोलने में और ज़्यादा लंबा मुँह फँस रहा है, मतलब और ज़्यादा मात्रा का मतलब क्या होता है? समय लगता है। तो कुल मिला के ह्रस्व स्वर से ज़्यादा दीर्घ स्वर में समय लगता है बोलने में, और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने में। तो उम्मीद करता हूँ स्वर आपको 11 जो है समझ में आ गया होगा। 11 जो है उसको जो है 2 भाग में मोटा-मोटी बाँटा गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 है, दीर्घ स्वर 7 हो गए, एक जो प्लुत स्वर है ओम है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन हो गया दोस्तों, व्यंजन को जो है मोटा-मोटी जो है मतलब हम 3 भाग में अभी करके समझा रहे हैं, बाकी जो भी होगा आपको डिटेल में समझाते रहेंगे। जैसे देखिए, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा क, ख, ग, घ, अंक, च, च, ज, ज, ञ, ट, 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 अ, त, 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 न, प, 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 म। ये 25 हो गया दोस्तों, 5 25, ठीक है। ये क्या हो गया? स्पर्श। क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। अंतःस्थ, अंतःस्थ में हो गया आपका य, र, ल, व। देखिए दोस्तों, मेरे भी पड़ोस में ही एक साथी है जो इसकी तैयारी करते हैं, तो उसी का बुक का मैं लेके हेल्प लेके ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, खासकर क्योंकि कल आप लोग का एग्जाम है। तो जो भी साथी हमसे जुड़े हुए जो उम्मीद लगाए हुए, तो वीडियो बनाना हमारा धर्म बनता है, कर्म बनता है। मैं एक वीडियो हालांकि क्वेश्चन का डाल चुका हूँ, ये जो है थ्योरी का डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे साथी हैं जिनको था कि सर क्वेश्चन तो बना दिए, लेकिन जो है हमको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब इसका समझ ही नहीं है, अच्छे से समझ में नहीं आता व्याकरण। तो उसका एक थ्योरी वीडियो बना दीजिए, ताकि मैं अगला आगे जो क्वेश्चन बनाऊँ तो उसमें दिक्कत नहीं हो। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कितना हो गया? 25। क, ख, ग, अंगड़ी, च, च, ज, ज, ञ, ट, 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 न, त, 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 न, प, प, म, मतलब 25 स्पर्श हो गए। अंतःस्थ क्या हो गया आपका? य, र, ल, व, ठीक है। अंतःस्थ मतलब य, र, ल, व। और उसमें क्या हो गया आपका? तो उसमें हो गया आपका तालव्य स, दंत्य स, मूर्धन्य स और ह। कितना हो गया? 4। मतलब उसमें क्या मतलब होता है? जिसको जिस व्यंजन को बोलने में मुँह से जो गर्म मतलब क्या निकले, मतलब क्या कहते हैं, गर्मी का एहसास हो, बोलिएगा तो आप उसमें तालव्य स बोलिएगा तो मुँह से थोड़ा गर्माहट का एहसास होगा, ठीक है। तो उसको उसमें बोलते हैं व्यंजन। अंतःस्थ में हो गया आपका य, र, ल, व। इसको बोलिएगा तो अंदर से थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, अंतःस्थ भाग से, ठीक है। स्पर्श में बस स्पर्श होता है, क, ख, ग से लेके आप जो है म तक जो भी है उसमें क्या होता है? स्पर्श लगता है। तो कुल मिला के आपको कितना हो गया? देखिए व्यंजन में समझिए, व्यंजन 25 हो गया स्पर्श व्यंजन, 4 हो गया आपका अंतःस्थ जो य, र, ल, व है, और 4 हो गया आपका जो है ऊष्म हो गया। कौन हो गया? तालव्य स, उसके बाद दंत्य स, मूर्धन्य स और ह। उम्मीद करता हूँ जो है व्यंजन के जो ये आप है 25 4 29 प्लस 4 33, इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, बन रही है सेशन में, क्योंकि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से दोस्तों कोई भी चीज़ बढ़ता है घटता नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे का है संयुक्त व्यंजन। दोस्तों संयुक्त व्यंजन क्या हो गया आपका, 4 बचा है, छ त्र ज्ञ अश्र, ठीक है। छ त्र ज्ञ अश्र दोस्तों, ये जो होता है 2 वर्णों के मेल से बना होता है, इसलिए दोस्तों उसको क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से हो गया ये जो हो गया संयुक्त व्यंजन हो गया। ध्यान रखिए संयुक्त व्यंजन का क्या हो गया, छ त्र ज्ञ और स्र दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिए कितना हो गया, ये जो हो गया आपका 4 जो हो गया संयुक्त व्यंजन हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे जो है अयोग बाह। अयोग बाह क्या होता है दोस्तों, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अयोग बाह क्या होता है, तो अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु उसको बोलते हैं। हम लोग जो है बच्चा में पढ़ते थे तो उसको चंद्र बिंदु बोलते थे, आप लोग जो भी बोलते होइएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अनुस्वार बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, जो आगे जो है 2 को भूमिका डाल देते हैं कोई भी चीज़ लिख के, ठीक है ना, ठीक है ना। और जैसे अंग में देखिए यहाँ ऊपर में क्या है, चंद्र बिंदु है, ये क्या है चंद्र बिंदु है, ये क्या है अनुस्वार है, ये क्या है विसर्ग है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं फिर से बोल देता हूँ, जो स्वर है उसको जो है स्वर जो है उसको कितना भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। एक हो गया आपका जो है देखिए दोस्तों ह्रस्व स्वर हो गया 4, और ह्रस्व री, दीर्घ में हो गया आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, कितना हो गया 7 हो गया, प्लुत स्वर हो गया ओ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे जो है व्यंजन को व्यंजन को देखिए मोटा मोटी कैसे बांटा गया, 25 आपका स्पर्श हो गया, 4 हो गया अंतस्थ जो य र ल व है, और उसमें क्या हो गया आपका तलव्य स, दंत्य स, मूर्धन्य स, ह हो गया, मतलब कितना हो गया 4 ये हो गया, तो 25 4 29 4 33 हो गया। 4 जो हो गया आपका क्या हो गया अयोग बा हो गया, क्या हो गया छत्र ज्ञ स्र, ठीक है। ध्यान रखिए आगे जो है अयोग बा जो है अनुनासिक अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको क्या है समझ में आ गया होगा। अब जो दोस्तों अब व्यंजन के उच्चारण स्थान इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, हालांकि दोस्तों इसको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तब भी जो है ज़्यादा जो है इसके पीछे घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो मैं एक बार जो है रीडिंग करके समझा देता हूँ, हालांकि इसको आप मोटा मोटी देख लीजिएगा, क्योंकि अब समय कम है तो इसमें समय मैं ज़्यादा फंसाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछने का जो चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं इसको एक बार जो है आपको समझा देता हूँ। कंठ व्यंजन मतलब जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है उसे क्या कहते हैं, तो कंठ ध्वनिया कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया क ख ग घ से अंग जो होता है कंठ से होता है दोस्तों, ठीक है ना, कंठ व्यंजन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क ख ग से अंग किसका उच्चारण होता है, तो कंठ से होता है, ठीक है। आगे आते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन में दोस्तों आप जो है मोटा मोटी ध्यान रखिएगा कौन कौन सा आता है। देखिए इसमें पूछा जाएगा क्या आपको कि कौन कौन सा जो व्यंजन है, मतलब इसमें दे देगा आपको आंसर, ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि किसका उच्चारण जो है तालु से होता है, तालव्य से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका च छ ज झ य हो जाएगा, और तालव्य स और य, ठीक है ना। ध्यान रखिए ये जो है तालव्य व्यंजन है। इसका क्या डिफिनेशन करा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग कठोर तालु को स्पर्श करता है, ठीक है, मतलब जीभ का जो आपका आगे वाला भाग है कठोर तालु को स्पर्श करता है उसको क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, च छ ज झ य और तालव्य स और य हो गया, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपको दोस्तों 5 और 2 7 जो हो गए, उसका जो उच्चारण तालव्य से होता है, ठीक है। तालव्य तालु के मतलब सहायता से होता है। कंठ का कौन हो गया आपका क ख ग घ अंग हो गया, ठीक है। तो इतना तक आपको जो है साथी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों, बने रहिए सेशन में। अब आ गया दोस्तों कह रहा कि मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन में क्या हो गया, कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जीवा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ मित्र कि इसमें ये नहीं डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो है ट ठ ड ढ अड़ा जो है मतलब इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो मूर्धा से होता है। कहाँ से, मूर्धा से। आपसे पूछेगा कि मूर्धा का से किसका उच्चारण होता है, तो ट ठ ड ढ अड़ा में मान के चलिए आपको ऑप्शन दे देगा, ट दे देगा, ठ दे देगा, ड दे देगा, एक और दे देगा दूसरा क का। तो बोल देगा कि इसमें से कौन कौन जो है ध्वन जो है व्यंजन है उसका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। तो देखिए उसमें दे देगा ये ऑप्शन 1 रहेगा, ऑप्शन 2 रहेगा, ऑप्शन 3 रहेगा, ऑप्शन 4 रहेगा, एक दे देगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसी तरह से फंसाया दोस्तों पहले पेपर में भी और इसमें भी दोस्तों ऐसे ही बनाएगा, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, नहीं तो दुर्घटना घटने का चांस कहीं भी रहता है। आगे आते हैं दोस्तों दंत व्यंजन पे। कह रहा है कि जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है दंत व्यंजन कहलाता है। जैसे आपका हो गया त थ द ध तालव्य स, सॉरी दोस्तों दंत स जो है दंत व्यंजन मतलब त थ द ध, ठीक है। उसके बाद दंत अति दंत स हो गया दोस्तों, क्या हो गया, तो उसको क्या कहते हैं जो है उसका उच्चारण दंत व्यंजन जो है कहलाता है, ठीक है। उसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो दंत से होता है।
अब आते हैं ओष्ठ से। ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है दोस्तों? तो आप ध्यान रखिएगा, प फ ब भ म का दोस्तों ओष्ठ से उच्चारण होता है। इसमें मैं फिर से बताऊँ दोस्तों, आप जो है उच्चारण स्थान ध्यान रखिए, किसका उच्चारण कहाँ से होता है। प फ ब भ म का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? तो ओष्ठ से होता है। अब बता रहा है दांत और ओठ, दांत और ओठ का मिला के किसका उच्चारण होता है दोस्तों? तो हो जाएगा व। इसका व का उच्चारण जो है ना दांत और ओठ दोनों मिला के होता है। आगे जो करा बतस्य, बर्तस्य व्यंजन, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूरों का स्पर्श करती है बर्तस्य व्यंजन कहलाता है। जैसे न हो गया, र हो गया, ल हो गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये स्वर तंत्र या क्या है, काकल्य व्यंजन, ठीक है। इसको दोस्तों उतना पढ़ने का टाइम बर्बाद करने का समय नहीं, तो इसके पीछे आप टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। आइए अब आगे कह रहा है कि अघोष के आधार पर जो है, घोष का अर्थ जो है स्वतंत्रियों में ध्वनि का कंपन, मतलब अघोष के आधार पर दोस्तों, ठीक है। मतलब कि एक होता है कि अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। अब पूछेगा आपको एग्जाम्पल में कि कौन कौन जो है अघोष होता है और कौन कौन घोष होता है। तो ध्यान रखिए, जो आप 25 स्वर प्रति स्पर्श व्यंजन पढ़े ना, क ख ग घ स अंग छ छ ज स ञ ट ठ ड स ड़ और थ थ द द स न प व म से म, उसमें दोस्तों क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। ध्यान रखिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे क्या कहता है? अघोष कहते हैं। तो अघोष का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया दोस्तों? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो है व्यंजन वर्ग क्या हो गया? तो अघोष होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो पहला में क्या हो गया दोस्तों? पहला वर्ग में आपका क ख ग आ गया, क ख आ गया। दूसरा में च छ आ गया। तीसरा में क्या हो गया? ट ठ आ गया। चौथा में त थ आ गया। और पांचवा में क्या हो गया? प फ आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। इसी तरह से तो साथी आपको समझ में आ गया होगा अघोष क्या होता है। तो अघोष का आपको एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको फंसाया जाएगा। प्रत्येक जो स्पर्श व्यंजन है उसका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो है अघोष होता है, ठीक है। अघोष व्यंजन होता है। अघोष व्यंजन क्या होगा दोस्तों? तो स्पर्श व्यंजन में जो आपका 25 था, क ख ग स अंग च छ ज स ञ ट ठ ड ड स ड़ त थ द स न और प फ म से म था दोस्तों, उसमें जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होगा दोस्तों उसको क्या कहते हैं? घोष ध्वनि कहते हैं। उसका क्या, जैसे कैसे हो गया? तो पहला ये क ख ग घ अंग में दोस्तों आपका तीसरा क्या हो गया? ग घ अंग। तो उसी तरह से दोस्तों च छ ज में देख लीजिएगा। उसी तरह से हर वर्ग में दोस्तों देख लीजिएगा, पांचों वर्ग में, ठीक है। अब मैं इतना डिटेल में दोस्तों जाऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपका एग्जाम भी कल है। तो इसलिए दोस्तों मैं पूरा वीडियो भी बनाना चाह रहा हूँ। तो आप जो है थोड़ा समझदार है, खुद भी शिक्षित है दोस्तों, और शिक्षा का तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। आगे आते हैं। प्राणत्व के आधार पर दोस्तों क्या है? व्यंजन वर्ण को दो भाग में बांटा गया। कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए वहाँ पे था क्या, और घोष में आ गया पहला दूसरा, ठीक है। स्पर्श व्यंजन का जो है हर वर्ग का पहला दूसरा, और घोष में था तीसरा, चौथा, पांचवा। अल्प प्राण में क्या ध्यान रखना है? इसमें क्या होता है दोस्तों? अल्प प्राण जो है मुंह से कम हवा निकलता है। क्या अल्प मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में क्या होता है व्याकरण में? अल्प मतलब थोड़ा होता है। क्या होता है? थोड़ा। तो इसमें क्या होता है, इस व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है? मुंह से कम हवा निकलता है। क्या निकलता है? कम हवा निकलता है। बस आपको इतना ध्यान रखना। बाकी इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब 135 कोड याद रखिए अल्प प्राण का। और महाप्राण का कौन सा कोड याद रखना है? तो 135 में से बचा कौन सा? तो आपका 24 कोड बना। 24 जो है आपका याद रखिएगा, 24 जो है क्या है आपका? महाप्राण का कोड है। और 135 जो अल्प प्राण का कोड है। वहाँ पे दोस्तों अघोष का कोड क्या था? तो 12 था। तो उसको तो याद करने की जरूरत भी नहीं। शुरू का 2 को क्या हो गया? अघोष हो गया। अब बाद का तीनों क्या हो गया? तो हो गया। तो इसमें याद करने के फंसने का डर ही नहीं है, तो उसको क्या रखने जाएगा? शुरू का 2 को या हो गया आपका क्या? अघोष। और लास्ट का 3 क्या हो गया? तो घोष। यहाँ अल्प प्राण में क्या हो गया? 135 कोड हो गया अल्प प्राण का। और महाप्राण का क्या हो गया? तो महाप्राण का कोड हो गया आपका 24, ठीक है। तो इसका देखिए 135 कोड में पहला देख लीजिए, पहला जो वर्ग है क ख ग घ, देखिए पहला आ गया, फिर तीसरा आ गया ग, और पांचवा हो गया अंग, ठीक है। इसी तरह से च में आ गया पहला, और ज आ गया तीसरा, और ज्ञ आ गया आपका पांचवा, ठीक है। तो इस हिसाब से उम्मीद करता हूँ। और महाप्राण का दोस्तों क्या होता है डिफिनेशन? जिन व्यंजनों के उच्चारण में, तो साथ ही महाप्राण में क्या होता है? तो मुख से थोड़ा ज़्यादा हवा निकलता है, ठीक है। हवा जो है मुख से ज़्यादा निकलता है। अल्प प्राण में थोड़ा कम हवा निकलता है। इसे भी ध्यान रख सकते हैं। अल्प मतलब थोड़ा होता है, तो आप ज़्यादा जो है नहीं निकलेगा हवा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और इसे भी ध्यान रखिए, 135 कोड अल्प प्राण का, महाप्राण का है 24 कोड, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर इतना तो आपको टॉपिक समझ में आ गया, तो आप जो है वर्ण विचार से आपका जो है क्वेश्चन जो है 90% बन जाएगा, ठीक है। क्या क्या मैं आपको समझाया हूँ, एक बार जो ओवरव्यू समझ लीजिए। स्वर में दोस्तों आपको क्या समझाया हूँ? जो आपका हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन में आपको समझाया हूँ कि क्या होता है व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ होता है, उसके बाद उसमें होता है संयुक्त व्यंजन। उसके बाद दोस्तों बताया कि स्वर और व्यंजन के अलावा भी वर्ण कौन सा होता है? तो अयोगवा होता है। उसमें क्या होता है? तो अनुस्वार होता है, चंद्रबिंदु होता है, विसर्ग होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है दोस्तों उच्चारण के हिसाब
से किसका कहाँ से उच्चारण होगा उसका उच्चारण स्थान बता दिया हूँ। फिर दोस्तों आपको अघोष है, घोष बता दिया हूँ, कौन सा अघोष होगा कौन सा घोष होगा। अघोष बोलने में थोड़ा जो तो क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा कंपन होता है, मतलब ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। घोष बोलने में थोड़ा कम वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, सॉरी दोस्तों, अघोष बोलने में क्या होता है, स्वतंत्र। और घोष बोलने में क्या होता है दोस्तों, तो थोड़ा कंपन कम होता है। क्या होता है, कंपन ना होता है। और घोष बोलने में क्या होता है, कंपन ज़्यादा होता है। बाकी बता दिया कि कौन कौन जो है हर वर्ग का कौन कौन सा जो है अघोष होगा, कौन घोष होगा। अल्पपुराण में क्या बताऊँ, कोड 135, महापुराण का याद रखिएगा 24। और घोष में क्या होता है, शुरू का 2 वर्ण, पहला और दूसरा। और घोष में हो जाएगा आपका तीसरा, चौथा और पाँचवा। उम्मीद करता हूँ वर्ण विचार आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों शब्द विचार पे। अब आ गया दोस्तों शब्द विचार। तो शब्द में आपको क्या बोला हूँ, ध्वनियों के सार्थक योगों को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। समझ में आ गया। 2-3 वर्ण मिला दीजिए, उसके बाद जो क्लियर अर्थ निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द जो है क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। जैसे पर्यायवाची हो जाता है, विलोमार्थी हो जाता है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए जो है अग्नि हुआ, तो आग को क्या बोलते हैं, अग्नि भी बोल देते हैं, अनल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो आपका पर्यायवाची हो गया। जैसे अग्नि मतलब दिन हो गया, तो दिन का उल्टा कर दीजिए तो क्या हो गया, विलोमार्थी हो गया। एकार्थी मतलब जिस चीज़ का एक अर्थ हो, अनेकार्थी मतलब जिस चीज़ का अनेक अर्थ हो। तो यही कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे जो है आपको जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, शब्द भेद। ठीक है, शब्द भेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ के दृष्टि से दोस्तों शब्द को 2 भाग में बांटा है, क्या, सार्थक और निरर्थक। और यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। देखिए सार्थक जिस शब्द का कुछ अर्थ निकलता हो, जैसे मान के चलिए कमल है, तो कमल का कुछ अर्थ निकल रहा है कि हाँ चलो ये फूल है। ठीक है, आपको इसी में बोल दूँगा लमक, लमक आज तक सुना है वर्ड, नहीं सुना है, तो क्या हो जाएगा, निरर्थक वर्ड हो जाएगा। जैसे आप मान के चलिए क्या हो गया, परमेश्वर सुने हैं, ऐसा सुने हैं, रमेश्वर। मतलब जैसे कोई आपको कुछ अजीब ढंग का नाम बोल दे, कतलेश्वर, कुछ नहीं होता, कुछ अजीब ढंग का मतलब वर्ड बना दे, जैसे आप आज तक तो सुने ही नहीं हो, मतलब क्या हो जाता है, निरर्थ, मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। हालांकि कतलेश्वर का भी अर्थ निकल जाएगा दोस्तों, क्या, ऐसा ईश्वर जो कत्ल करता हो। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा वर्ड आपको बताऊंगा। जैसे मान के चलिए ना, आप रमक का आज तक वर्ड नहीं सुने होंगे, रमक, रमक सुने हैं आज तक, रमक नहीं सुने होंगे, होइएगा। अति उसके बाद कुछ अजीब सा वर्ड बना लीजिए अपने से। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, निरर्थक होता है, जिसका मतलब कोई अर्थ ना हो। और जिस शब्द का कुछ अर्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं, सार्थक कहते हैं। क्या होगा, अर्थ की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, अर्थ की दृष्टि से 2 हो गया, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति का मतलब होता है दोस्तों पैदावासी की दृष्टि से, मतलब पैदा होने की दृष्टि से, कैसे आया अस्तित्व में, तो उस हिसाब से जो है शब्द के 4 भेद होते हैं। कितना, 4, ध्यान रखिएगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशम। देखिए कैसे कैसे वो, सबसे पहले जो दोस्तों हमारे देश में जो भाषा है, सबसे पुरानी भाषा क्या है, संस्कृत है। तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हमारे वातावरण में बोलचाल में आ गया, उसको क्या कहते हैं, तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम। अब देखिए जैसे अग्नि आया हमारे, तो अभी तक जो है आप जो है शादी ब्याह में देखिएगा, तो अग्नि कहता है, अग्नि में जल डालो। ठीक है ना, तो क्या होगा, तत्सम का उच्चारण। अब वही जब आप जाइएगा गांव में घूरा उरा, तो आपने कहता है अरे आग आग लगा, आग लगा, तो उसको क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो अग्नि का दोस्तों मतलब क्या होगा, तत्सम के बिगड़े हुए रूप, जिसका मतलब दोस्तों क्या होता है, आप तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। ठीक है ना, संस्कृत में वर्ड था, जैसे ग्राम है, ग्राम क्या बोलते हैं, ग्राम में मतलब होता है दोस्तों, उस ग्राम मतलब होता है गाँव। लेकिन आप जो उसको तोड़ दीजिए, हिंदी में ले आइए कन्वर्ट करके, तो गाँव होता है। ठीक है ना, तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप, क्या होता है, तत्सम के बिगड़े हुए रूप, मतलब संस्कृत को जो कन्वर्ट करके दोस्तों जो लाया गया हिंदी में वर्ड, वह क्या होता है, तद्भव हो जाता है। देशज क्या होगा दोस्तों, जो देहाती आपका बोल चाल वाला भाषा है। जैसे ना कहता है भोरे भोरे जा रहा है लोटा लेके शौच करने, तो लोटा क्या होगा दोस्तों आपका, तो लोटा हो गया आपका देशज शब्द, वो ठेठी वर्ड हो गया। ठीक है ना, जैसे कह रहा है अब बैठले बैठले जो है ना, अब पौआ मार दिया, तो एक पौआ, पौआ कौन सी हो गया, देहाती शब्द हो गया। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्या हो गया, देशज शब्द हो गया। विदेशी क्या होगा दोस्तों, जो शब्द मतलब विदेशी इन्वायरमेंट से हमारे वातावरण में आ गया है। जैसे विदेशी इन्वायरमेंट से अरबी भी आया, उर्दू भी आया, तुर्की भी आया, इंग्लिश भी आया, फ्रेंच भी आया, पेरिस भी आया। अब फ्रेंच वर्ड भी आया दोस्तों, पुर्तगाली वर्ड भी आया। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ जो है अब बहुतों का मतलब क्या है, एक समय में दोस्तों यहाँ पे जैसे मुगल भी आए थे। ठीक है, उसके बाद क्या अंग्रेज भी आया दोस्तों। ठीक है ना, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे थोड़ा मिलावट ज़्यादा है हम लोग में दोस्तों। सभ्यता संस्कृति जो हमारा ऐसा है, मतलब अटूट जो है इसका सम्मेलन है दोस्तों, भाषा का प्लस दोस्तों खान पान का, रीति रिवाज का, पहनावा ओढ़ावा का, देखते हुए कि हर धर्म के लोग हैं, तो थोड़ा जो है अजीब कॉम्बिनेशन, मतलब ना कहते हैं एक बगीचा में 12 तरह का मतलब फूल जो है ना इस भारत में है दोस्तों, इसीलिए इस देश को क्या कहा गया है, विविधता में एकता। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात की बात थी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए तत्सम क्या हो गया। तो जो संस्कृत का शब्द आपको लगे उसको तत्सम बोलिएगा। ठीक है ना, तद्भव हो गया दोस्तों, जो संस्कृत का शब्द जो हिंदी में आ गया कन्वर्ट हो गया, उसको तद्भव कहते हैं।
देशज हो गया दोस्तों जो आपका पगड़ी हो गया, ठीक है, और लोटा हो गया, ये सब चीज़ हो गया दोस्तों। नूंगी हो गया, ये सब क्या होगा, देशज जो मतलब देहाती बोलचाल वाला। और विदेशियों का जो आपका विदेश से आया, जैसे टेबल हो गया, टेबल जो है अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है ना। साइकिल हो गया, अंग्रेजी वर्ड हो गया, इसका कथी होता है, दुई चक्र वाहन होता है, ठीक है ना, हिंदी में। जैसे आम हो गया, तो आम का क्या होता है दोस्तों, तो आम का जो देखिए तत्सम हो जाएगा आम्र, अब तदवा हो गया आम, ठीक है ना। और देहाती में तो और भी बहुत चीज़ बोल देता है, रामरस उसको करके कुछ कुछ बोल देता है। विदेशी क्या हो गया, मैंगो, ठीक है ना। बहुत आदमी जो है अंग्रेज बन सब है, जो अंग्रेज बन क्या आजकल इंडियन में भी चलता है, जो आज थोड़ा हाई फाई आगे बढ़ जाते हैं, मैंगो अपने बच्चों को खिलाते हैं आम की जगह पे। तो ये सब क्या होगा दोस्तों, विदेशी हो गया, साइकिल हो गया, ट्यूब हो गया, सब। आपको लग रहा है कि आप जो है इंग्लिश नहीं जानते हैं। इस देश का दोस्तों मतलब वातावरण पे इतना ज़्यादा इफेक्ट है हम लोग के साथ, इतना घुल मिल गया कि आप जो आदमी सबसे ज़्यादा मूर्ख है, वो भी दिन भर में 100 से 150 इंग्लिश बोलता है, मतलब वो विदेशी लैंग्वेज का यूज़ करता है। तो समझिए कितना मिलावट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं रूप के परिवर्तन की दृष्टि से शब्द के भेद। तो कितने भेद होंगे, तो 2 भेद हो गया। कौन-कौन, विकारी और अविकारी, ठीक है। तो विकारी और अविकारी के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ दोस्तों आपको डिटेल से। तो विकारी अविकारी क्या होता है बताइए, थोड़ा आप जो है लोग भी कमेंट में कुछ-कुछ पेस्ट करते रहिए। विकारी जो होता है कि इसका दोस्तों जो होता है ना, ये शब्द जो होता है लिंग लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन क्या होता है, हो जाता है इसका। जैसे मान के चलिए लड़का है, तो लड़का क्या है, पुल्लिंग है। अब लिंग के आधार पर लड़की में ले जाना होगा तो लड़की में क्या बोलेंगे, लड़का को लड़की बना देंगे, मतलब स्त्रीलिंग में ले जाना होगा तो लड़की बना देंगे, ठीक है। लड़का वचन के हिसाब से देखिए कैसे चेंज करते हैं। लड़का क्या होगा, एक लड़का। अब वचन के हिसाब से चेंज करना हो तो क्या बोलना, जब बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बना देंगे, लड़के बना देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कारक के हिसाब से भी इसको चेंज कर देंगे। जब जैसे-जैसे कारक का यूज़ होगा, जैसे मैं कारक पढ़ाऊँगा तो आपको और डिटेल में बता दूँगा, ठीक है। तो जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप में परिवर्तन, उसको क्या बोलते हैं, विकारी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आपका इसका एग्जाम्पल हो गया, लड़का हो गया, पढ़ता हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका गोरा हो गया, ये सब हो गया। और विकारी में जैसे जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का जो है परिवर्तन जो है लिंग, वचन आदि के आधार पर नहीं, उसको अविकारी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है अर्थ के दृष्टि से शब्द के भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से, रूपांतरण की दृष्टि से आपको समझ में आ गया। देखिए यहीं पे फिर वो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, सार्थक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कमल, कलम। कमल का मतलब होता है फूल, कलम का मतलब जिससे आप लेखनी जिससे लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो दोस्तों निरर्थक, आप ये इसको एक बार रीडिंग दे दीजिएगा, ठीक है। मैं बाकी समझा चुका हूँ। निरर्थक का जिसका कुछ अर्थ नहीं वो निकलता है, इसका एग्जाम्पल दे दिया हूँ। तत्सम संस्कृत के शुद्ध शब्द, तद्भव संस्कृत के जो शब्द जो हिंदी में आ गए हैं। देशज मतलब देहाती भाषा में जो बोलचाल में। और विदेशी जो है आपका दोस्तों विदेश से आया, ठीक है। और विकारी बिगाड़ी, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है शब्द विचार भी दोस्तों आपका जो है क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप जो है, अब मैं एक महामैराथन का वीडियो बनाया था, उसमें हिंदी व्याकरण में जो है शब्द विचार को जो कंप्लीट जो आपको क्वेश्चन बनवाया हूँ, उसको जाइए देखिए, आपको जो है कंप्लीट जो है आपको शब्द विचार समझ में आ जाएगा और उसका क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। सॉरी दोस्तों, रचना के आधार पर जो है शब्द के भेद छूट गए तो मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा, पर ध्यान से सुन लीजिए। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं और यौगरूढ़ होते हैं, ठीक है। ध्यान कैसे रखना है, रूढ़ शब्द होगा दोस्तों जिसका मतलब जो शब्द का आप अलग कीजिएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे नाक को अलग कर दिए, ना प्लस क, तो कोई दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं है, ना ना का अर्थ होता है न क का अर्थ होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जल को अलग कर दिया, ज अल, कोई अर्थ नहीं होता। आग, आग को अलग कर दीजिए, आ ग, तो कोई अर्थ नहीं होता। तो वो क्या हो गया, रूढ़ हो गया। आगे आते हैं दोस्तों यौगिक पे। यौगिक में क्या होता है कि जो है आप जो है जो शब्द है उसको अलग अलग कीजिएगा तो उसका अर्थ निकलेगा। जैसे पाठशाला, मतलब पाठ मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे पढ़ाई वगैरह किया जाता है। शाला मतलब होता है घर, आवास। फिर ज्ञान हो गया, बी प्लस ज्ञान, मतलब बी मतलब होता है विशेष, ज्ञान मतलब होता है दोस्तों अज्ञान की चीज़, ठीक है। आगे आता है राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र। नेक्स्ट है योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होता है, जिस शब्द का मतलब क्या होता है वो एक सामान्य अर्थ को न प्रकट करके विशेष अर्थ को प्रकट करे। जैसे लंबोदर हो गया आपका, जलज हो गया, चारपाई हो गया, चौपाई हो गया। लंबोदर हो गया आपका, जैसे लंबोदर क्या होता है, जिसका उदर लंबा हो, ठीक है। ये तो नॉर्मल भाषा हो गया, जिसका पेट बड़ा हो। लेकिन वैसे अगर विशेष अर्थ में किसको बोलते हैं तो गणेश जी को बोलते हैं। जलज मतलब जो जल से जन्म लेता हो, तो जल से जन्म लेने वाला बहुत चीज़ होता है, लेकिन विशेष अर्थ में क्या बोला जाता है, कमल को बोला जाता है। चारपाई, ठीक है, चौपाई। तो उम्मीद करता हूँ जो है योगरूढ़ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं दोस्तों संज्ञा के भेद पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं संज्ञा पे।
अब जो है संज्ञा के बारे में, संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं। संज्ञा के बारे में क्या बताना, संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। मैं इसको एक बात की गारंटी देता हूँ, बस ध्यान से सुन लीजिए। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी ऐसे विशेष चीज़ का, निश्चित प्राणी का, व्यक्ति का, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे राम जी, श्री राम का मतलब होता है, राम नाम की दुनिया में बहुत है, लेकिन श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम एक ही है, मतलब एक विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल किला, लाल किला जैसा आप हजारों महल बना सकते हैं, लेकिन जो लाल किला जो है मुगल काल का है, वो जो है वो विशेष है, तो उसका एक अलग अपना है, ठीक है ना, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। ताजमहल, ताजमहल के जैसा स्ट्रक्चर आप बहुत बना दीजिएगा, लेकिन वैसा इतिहास नहीं ला पाइएगा। अमेरिका विश्व में मात्र एकमात्र शहर जो है, ठीक है, देश है। भारत विश्व का एकमात्र देश, ठीक है ना, भारत नाम रख दीजिएगा, लेकिन भारत देश नहीं बना पाए। रामायण हो गया, महात्मा गांधी हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, शकुंतला हो गया, सोमवार हो गया। सप्ताह में एकमात्र दिन होता है सोमवार, ठीक है, अपने आप में व्यक्ति मतलब यूनिक है। तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। आगे कह रहा, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता हो। जैसे नदी बोल दिया, मतलब तो नदी में सब नदी आ गया, गंगा आ गया, आपको यमुना आ गया, सरस्वती आ गया, भगीरथी आ गया, कावेरी आ गया, गोदावरी आ गया, कृष्णा के सब आ गया। नगर बोल दिया, मतलब उसमें मतलब आपको कोई पर्टिकुलर नगर नहीं किया गया, ठीक है। नगर में आपका जैसे मान के चलिए क्या कहते हैं, बक्सर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके मुजफ्फरपुर आ गया, उसके बाद क्या कहते हैं, पटना आ गया। अब पर्वत बोले तो हिमालय आ गया, आल्पस आ गया, एंडीज आ गया, ठीक है ना। उसके बाद लड़का में मतलब बहुत, अब तो 140 करोड़ में आप किसी लड़का को ले लीजिए, लड़की को ले लीजिए, नर को लीजिए, मतलब पुरुष को ले लीजिए, भैंस को ले लीजिए, इतना भैंस है देश में, गाड़ी को ले लीजिए, तो ये सब क्या हो गया, एक भैंस बोलेगा तो सब भैंस आ जाएगा उसमें, ठीक है ना, और सब भैंस एक साथ हल्ला करने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पे। कह रहा है कि किसी पदार्थ के गुण, धर्म, दोष अथवा अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं, शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया आपका बुढ़ापा, मोटापा, पशुता, मानवता, नारीत्व। क्या हो गया, बुढ़ापा से मतलब आपका जो है एक उम्र का जो है विशेष मतलब उम्र का जो है स्टेज का पता चलता है। मोटापा मतलब आपके शरीर का एक विशेष मतलब क्या हो गया, क्वालिटी बढ़ गया, ठीक है ना, पेट का थोड़ा साइज बढ़ गया। पशुता में आपके अंदर मतलब आप इंसान तो है, लेकिन आपका जो है आचरण है पशु के समान है। मानवता का मतलब इंसान है, लेकिन आपके अंदर जो है मानवता जो है मतलब इंसान के प्रति एक इंसानियत वाला गुण है। नारीत्व मतलब क्या है, नारी वाला गुण है। मित्रता मतलब आप इंसान होते हुए मतलब आपको जो है मित्रता निभाने का वो है। तो मतलब क्या करा, किसी पदार्थ के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो भाववाचक। अब आते हैं समूहवाचक में, तो नाम से ही पता चलता है समूह का बोध हो जिस संज्ञा से, तो उसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह हो गया, आपका क्या हो गया, कक्षा हो गया, सेना हो गया, समूह हो गया, संघ हो गया, टुकड़ी हो गया, गिरोह हो गया, दल हो गया, नाम से ही पता चल रहा है। वस्तु के समूह में क्या हो जाएगा आपका, कुंज हो गया, ढेर हो गया, गुट्ठर हो गया, गट्ठर हो गया, गुच्छा हो गया, जो होता है ना चाबी का गुच्छा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाइए, तो क्या क्या करा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं। देखिए सोना को आप नाप सकते हैं, नाप सकते हैं नहीं, तौल सकते हैं, तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी को तौल सकते हैं, लोहा को तौल सकते हैं, तांबा को तौल सकते हैं, पीतल को तौल सकते हैं। नाप किसको कर सकते हैं, तो दूध को, दही को, घी को, तेल को, पानी को। तो जिसको नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा। अब आते हैं ना जो आपका साथी उपसर्ग पे, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पूछा जाता है। आते हैं बने सेशन में। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो लास्ट वीडियो आप लोग का रामबाण साबित हो सकता है इस वीडियो को, जो इस एग्जाम क्या कहते हैं, इस पेपर 2 को पास करने के लिए। अब आते हैं दोस्तों उपसर्ग पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जो है इजी टॉपिक है, बहुत जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुनिए, कारक उपसर्ग किसको कहते हैं, वे शब्दांश, शब्द का अंश है, क्या है, शब्द का अंश है, जो शब्द के पहले जोड़ जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, एकदम जादू है, समझ जाइएगा। देखिए आ उपसर्ग से देखिए तो मित्र कैसे मतलब शब्द बना है, आगमन, ठीक है ना। आ उपसर्ग से क्या किया, गम, आगमन शब्द बना है। गमन एक शब्द है, उसके आगे हम आ लगा दिए। गमन का मतलब क्या होता है, कहीं जाना। आगमन का मतलब आना, ठीक है ना, वहाँ से आना। नहीं कहता है कि ये ट्रेन इस समय यहाँ से प्रस्थान कर मतलब आगमन कर रही है, ठीक है। आगे जो है जन्म के आगे आ प्रत्यय लगा दीजिए तो क्या हो जाए, आजन्मवर्ती शब्द बन जाएगा। अप जो है उपसर्ग लगा के क्या बना सकते हैं, अपकार। क्या अपकार मतलब, अपकार मतलब क्या होता है, किसी का बुराई करना। उपकार मतलब क्या होता है, भलाई करना। आगे जो है अनु,
अनु का उपसर्ग लगा के क्या बना सकते हैं, अनुज। अनुज मतलब आपका छोटा भाई। अनुचर, अनुचर मतलब जो आपके मतलब किसी का क्या होता है, कदमों के पीछे पीछे मतलब पद चिन्हों पे चलता है। अनुगामी मतलब किसी को क्या होता है, फॉलो करने वाला, ठीक है। आगे अति उपसर्ग लगा के क्या बना सकते हैं, अत्यंत मतलब जोड़ से ज़्यादा, अति उत्तम मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्तम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा। आपको संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग कुछ नहीं पढ़ना है, सब ऐसे ही बनता है, ठीक है। और जो है ज़्यादा भटकाव नहीं पड़िए, और जो है लास्ट रात है, इस रात को अच्छे से गुजारिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। एक वीडियो बनाऊँ केवल इसको देख लीजिए, गारंटी के साथ आपको जो है 50+ नंबर आना तय है। नेक्स्ट कारा की प्रत्यय क्या है, और ये भी बहुत छोटा छोटा टॉपिक है और बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगाकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना कैसे कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय पहचानना रहेगा, चाहे लगाकर बनाना रहेगा। तो देखिए ऐसे कैसे समझाता हूँ आपको। जैसे बाला अगर लगाना है, बाला क्या होता है, बाला लगा के जैसे कह रहा कि गाना आपको दे दिया गया, ठीक है ना, गाना में कह रहा है कि बाला लगा के कोई शब्द बनाइए, बाला प्रत्यय लगा के। तो अब क्या करना है, प्रत्यय जैसे ही बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, अंत में लगाना है। तो गाना में वाला लगा दीजिए तो गाने बाला हो जाएगा, ठीक है ना। होना में क्या होगा, होना में लास्ट में हार लगा दीजिए, हार प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, होनहार। होनहार का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत ही मेधावी छात्र, बहुत ही अच्छा नेचर का, बहुत ही संस्कारी। अब क्या करें, ऐसा या वैया लगा के, तो रखना में ऐसा लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, रखना में वैया लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, रखैया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खेना में वैया लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, खेवैया हो जाएगा, ठीक है ना। खेवैया का मतलब होता है किसी को मतलब मझधार से बाहर निकालने वाला, उसको क्या बोलते हैं, खेवैया बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बने रहिए सेशन में। कारक कितने होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक का डिफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैं इस बात की गारंटी बताता हूँ, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट, उसको कारक कहते हैं। न ये आपको समझ में आएगा कभी, न इसको समझने का जरूरत है। आपको बस ध्यान क्या रखना है, कारक के 8 भेद होते हैं और उसका चिन्ह याद रखना है, उसको वाक्य में कैसे यूज करते हैं। देखिए कारक के 8 भेद होते हैं, मैं एक बार रीडिंग दे रहा हूँ, आप जो है ध्यान से सुनिए, यहीं पर याद हो जाएगा। कर्ता, और इसको चिन्ह के साथ बोल रहा हूँ, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान का के लिए, अपादान से संबंध, का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हेयर। आइए देखिए चिन्ह के साथ आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया आपका कर्ता ने, ठीक है ना, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान से। आपके मित्रों, बहुत सारे मित्रों को कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, कि सर करण में भी से आ गया, अपादान में भी से आ गया। देखिए इस दोनों में कैसे अंतर पैदा करना है। जब से आपको बोला जाए कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे पत्ता का क्या हो रहा है, अलगाव होने का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। लेकिन आपको बोला जाएगा कि राम जो है कलम से लिखता है, तो कलम से लिखने का काम रहा, जिसके द्वारा क्रिया होती है तो उसको करण बोलते हैं, और जिसके के मतलब जिसके कैसे अलगाव का बोध होता है तो उसमें जो से लगता है उसको अपादान बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अधिकरण में पर, उसके बाद संबोधन ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है क्या, केवल क्या इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना मैं बता देता हूँ, बस 2 मिनट में, घबराइए नहीं, बने रही वीडियो में। कर्ता कारक, देखिए कर्ता में क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, ने का होता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे इसको यूज में किया गया, वाक्य में कैसे यूज किया गया, श्याम ने पढ़ा, किसने पढ़ा, तो श्याम ने पढ़ा। कार ने टक्कर मारी, ठीक है ना, तो कौन सा हो गया इसमें, कर्ता कारक हो गया। आगे करा कर्म कारक, तो कर्म कारक में क्या करा, राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो राम क्या हो गया यहाँ पे, कर्ता कारक, लेकिन रावण को मारा तो को क्या हो गया यहाँ पे, कर्म कारक। रावण को मारा तो हो गया कर्म कारक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब तक करण कारक को कैसे पहचानना, जैसे बोला राम जो है पेन से लिखता है, लिखने का क्रिया जो है किससे हो रहा है, पेन से हो रहा है। तो यहाँ पे से जो है क्या हुआ, पूरे सेंटेंस को जो है एक अर्थ दे रहा है। से क्या दे रहा है, देखिए कर्ण जो है कारक का बहुत जो है सेंटेंस को अर्थ देने में, सेंटेंस को सार्थक बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। कुल मिला के व्याकरण पढ़ने का मतलब होता है कि जो आपको जो है शुद्ध हिंदी बोलना आ जाए, व्याकरण बोलना, जैसे किस लड़का के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो उसके लिए आपको लिंग का जानकारी होना चाहिए। 2 से अधिक ज़्यादा मतलब आदमी है तो उसके लिए क्या होता है, वचन का जो आपको जानकारी होना चाहिए। तो उसी तरह से और भी चीज़ होता है, ठीक है ना। जैसे आपको जो है क्या कहते हैं, उसके बाद अगर सेंटेंस को अच्छे से लिखना है तो उसके लिए कारक का भी जरूर जानकारी होना चाहिए, काल का जानकारी होना चाहिए, भूत में हो रहा है कि भविष्य में हो रहा है कि वर्तमान में हो रहा है। तो इसीलिए मेनली जो है हिंदी व्याकरण पढ़ा जाता है। आगे जो है संप्रदान कारक,
संप्रदान में होता है दोस्तों के लिए, ठीक है ना। जैसे के लिए क्या यूज कैसे करेंगे, तो श्याम के लिए पेन खरीदा, मतलब पेन खरीदने का काम किसके लिए होता है, श्याम के लिए, तो ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये संप्रदान कारक। आपादान हो गया, पेड़ से पत्ता गिरता है। जैसे जो है आगे बोल दिया जाए कि आपके गर्दन से जो माला से क्या हो गया, माला से जो क्या हो गया, जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, माला किससे बना होता है, तो मान के चलिए ना हीरा से बना था, आपका हीरा टूट के गिर गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे जो है टूट के गिर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, अलगाव का बोध हो गया। आगे जो संबंध कारक, किसी से संबंध प्रकट किया, जैसे राम जो है लक्ष्मण क्या क्या भाई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, का हो गया संबंध। जो है राम की पुस्तक है, तो क्या हो गया, पुस्तक का संबंध हो गया, इससे तो की लगाया गया है, तो चिन्ह से आप पता कर सकते हो। अधिकरण हो गया आपका, अधिकरण में क्या हो गया, वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार या स्थान का बोध हो, ठीक है। जैसे यह मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण कारक का यूज हो रहा है, ठीक है ना। आकाश में पक्षी उड़ रही है, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो गया, में हो गया क्या, अधिकरण कारक, मतलब सेंटेंस में में लगा के हम क्या किए, अधिकरण कारक लगा के क्या हुआ, अधिकरण कारक का चिन्ह लगा के क्या किए, हम सेंटेंस को जो है एक अर्थ दे दिए। संबोधन कारक हो, जब किसी को बुलाने का बोध हो, जैसे हे राम मुझे बचाओ, अरे तुम्हें क्या हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे संबोधन का बोध हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ ये 8वां कारक जो है सबका सब समझ में आ गया होगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले चिन्ह याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन हेड, और इसी सेंटेंस का यूज करके जो है आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। तो बस इतना है कारक, बाकी कुछ नहीं है। इसी कारक को जो है घुमा घुमा कर जो है कन्फ्यूज किया जाता है। तो आपको आज के बाद कारक में कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं साथी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा समास पे, जो सबसे जो है आप लोग का डरावना टॉपिक रहता है। इससे बिल्कुल भी आज के बाद डराने की जरूरत नहीं है। सॉरी, हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, आपसे एक बात बताना हो कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जस्ट आधे से 1 घंटे में आपको जो है सारा वीडियो जो है आपका समास जो बचा है, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द और मुहावरा तथा कुछ जो प्रमुख लेखक, उसके बारे में वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा। तो आप जो है आधे से 1 घंटा में वीडियो को देख लीजिएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इतना जो पढ़े हैं, इतना का जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, जो समझ में आ गया, तो उसका जो है क्वेश्चन एक महामैराथन का वीडियो में बनाया हूँ, उसमें जाइए, हिंदी व्याकरण क्या होगा हिंदी का, उसको देख लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक घंटा का मुश्किल से वीडियो है, आपका जो है एकदम हिंदी में एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को रोकना पड़ रहा है किसी कारणवश, तो यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।